नमस्ते स्टूडेंट्स। देखो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, निषेचन की क्रिया कैसे होती है, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो अपन आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भ्रूण कोश होता है वो कितने प्रकार का होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। आज अपन क्या पढ़ेंगे, भ्रूण कोश के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, भ्रूण कोश के प्रकार। देखो एक बार मैं तुम्हें पहले वाला रिपीट कर देता हूँ 2 सेकंड के लिए, आप देखो ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या भ्रूण कोश है, आपका थोड़ी कोश में ये भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश में अपन ने पढ़ा था कि 2 सहायक कोशिका होती है, एक अंड कोशिका होती है, द्वितीय केंद्रक होता है और प्रतिध्रुवीय कोशिका। ये तो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी कि जैसे ही पराग नली अंदर जाएगी भ्रूण बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा। तो ये जो प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं ये धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है, नष्ट होनी शुरू हो जाती है। अपन ने पढ़ लिया था। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे ही पराग नली इसके अंदर जाएगी तो पराग नली के अंदर क्या होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। क्या होंगे, 2 नर युग्मक। एक नर युग्मक तो क्या होगा, अंड कोशिका के साथ मिल जाएगा और क्या बना लेगा, युग्मनज। क्या बनाएगा, युग्मनज बना लेगा। और एक जो नर युग्मक है वो जाएगा द्वितीय केंद्रक के पास। समझ रहे हो ना मेरी बात। एक नर युग्मक जाएगा द्वितीय केंद्रक के पास और करेगा त्रिसंलेन। और इसके दौरान जो संरचना बनेगी उसे बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलोगे, भ्रूण कोश। तो देखो ध्यान से कि एक नर युग्मक और अंड कोशिका के मिलने से तो युग्मनज का निर्माण होता है, और वो जो युग्मनज है वो युग्मनज किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। एक जो नर युग्मक है वो नर युग्मक मिलेगा द्वितीय केंद्रक के पास। अभी जो द्वितीय केंद्रक था द्विगुणित था और एक केंद्रक और मिल गया तो क्या हो गया, ये त्रिगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिगुणित हो जाएगा। और इसी को बोलेंगे त्रिसंलेन। क्या बोलोगे, त्रिसंलेन। और इस त्रिसंलेन के दौरान किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और ये भ्रूण कोश कार्य क्या करता है कि युग्मनज से बनता है भ्रूण, और उस भ्रूण को ये क्या देगा, पोषण देने का कार्य करता है। भ्रूण कोश क्या करता है कि भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आपसे पूछा जाए कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, तो अपन बोले कि निषेचन क्रिया के दौरान एक नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के संलेन की प्रक्रिया को त्रिसंलेन कहा जाता है। इसके दौरान त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है और इससे बनने वाली संरचना भ्रूण कोश होगी। तो आप सीधा क्या बोलोगे कि एक नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के मिलन से या संलेन से जिस संरचना का निर्माण हो उसे बोला जाता है भ्रूण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, भ्रूण कोश। और ये भ्रूण कोश क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। आज अपन पढ़ेंगे भ्रूण कोश के प्रकार कि जो भ्रूण कोश होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखो जो भ्रूण जो कोश होता है वो भ्रूण कोश 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, वो भ्रूण कोश 3 प्रकार का होता है। अब देखो कौन कौन सा होता है। एक होता है केंद्रकीय भ्रूण कोश, एक तो होता है केंद्रकीय भ्रूण कोश, एक होता है अपना कोशिकीय भ्रूण कोश, और एक होता है हेलोबियल भ्रूण कोश। समझ रहे हो मेरी बात। तो भ्रूण कोश कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का, केंद्रकीय भ्रूण कोश, कोशिकीय भ्रूण कोश, हेलोबियल भ्रूण कोश। अब देखो इन तीनों के बारे में पढ़ें तो तीनों की जो संरचना है वो भी अलग अलग होती है, तीनों का परिवर्धन भी अलग अलग होता है। देखो अपन बात करें केंद्रकीय भ्रूण कोश की, तो ये केंद्रकीय भ्रूण कोश क्या होता है कि जैसे ही मान लो ये भ्रूण कोश है,
क्या है ये? भ्रूण कोश है। और ये भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश का ये केंद्रक है। इस केंद्रक में होता है केंद्रकीय विभाजन। केंद्रकीय विभाजन यानी केंद्रक का होता है विभाजन। इस केंद्रक का, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक का होता है केंद्रकीय विभाजन। क्या होगा? केंद्रकीय विभाजन। इसका केंद्रकीय विभाजन होगा तो केंद्रकीय विभाजन होने से एक केंद्रक से अनेक केंद्रकों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। अब इन केंद्रकों के बीच में क्या बन जाती है? एक रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है? रिक्तिका। इनके बीच में एक रिक्तिका बन जाती है और वो रिक्तिका धीरे धीरे अपने आकार को क्या करती है? बढ़ाती है। तो अब ये रिक्तिका अगर अपने आकार को इस प्रकार बढ़ाएगी तो ये केंद्रक इधर आ जाएगा, ये केंद्रक इधर, ये ऊपर, ये नीचे, इस प्रकार से। तो जैसे ही रिक्तिका का आकार बढ़ता है तो इसके अंदर जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक क्या होंगे? परिधि की ओर चले जाते हैं। वो केंद्रक है वो परिधि की ओर चले जाते हैं और परिधि की ओर जाने के बाद इन केंद्रकों के बाहर भित्ति का निर्माण हो जाता है। भित्ति का निर्माण हो गया तो ये क्या हो गई? कोशिकीय हो गई। तो इस भ्रूण कोश को बोला जाता है केंद्रकीय भ्रूण कोश। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपसे पूछा जाए कि केंद्रकीय भ्रूण कोश कैसे बनता है, किस प्रकार का होता है, केंद्रकीय भ्रूण कोश समझाइए, बताइए। तो आप क्या बोलोगे कि भ्रूण कोश के केंद्रक का केंद्रकीय विभाजन होने से भ्रूण कोश का केंद्रक अनेक छोटे छोटे केंद्रकों में विभक्त हो जाएगा। इनके बीच में एक रिक्तिका का निर्माण होगा। वो रिक्तिका अपने आकार को बढ़ाती है। जैसे जैसे रिक्तिका का आकार बढ़ता है ये केंद्रक परिधि की ओर चले जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये केंद्रक परिधि की ओर चले जाते हैं। इनके बाहर भित्ति का निर्माण होने से ये क्या हो जाएंगे? कोशिकीय बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? कोशिका का निर्माण। जैसे भित्ति बन जाएगी तो कोशिका बन जाएगी ना, तो इनके बाहर भित्ति का निर्माण होने से कोशिकीय हो जाएंगे और इस प्रकार के भ्रूण कोश को बोला जाता है केंद्रकीय भ्रूण कोश। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बोला जाता है? केंद्रकीय भ्रूण कोश बोला जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आपने नारियल का पानी पिया हो, अभी कच्चा नारियल खाया है, खाते रहते हो, अभी भी आया हो मार्केट में, खा लेना, नहीं खाया तो देखो नारियल जो होता है, जो नारियल का पानी होता है, नारियल के अंदर तरल जो पानी होता है, उस पानी को आपसे पूछा जाए कि वो किस प्रकार का भ्रूण कोश है तो वो केंद्रकीय भ्रूण कोश ही है। समझ रहे हो? तो नारियल का पानी केंद्रकीय भ्रूण कोश का उदाहरण है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कि नारियल का जो पानी होता है वो केंद्रकीय भ्रूण कोश का ही उदाहरण होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपन क्या बोले? अब केंद्रकीय भ्रूण कोश के बारे में आप समझ गए होंगे। आपसे इनकी परिभाषा पूछने की बजाय यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि नारियल का पानी किस प्रकार का भ्रूण कोश है, नारियल के भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, समझाइए। तो फिर आप बोलते हो कि सर ने तो मैं इतना ही बताया था कि नारियल के पानी केंद्रीय भ्रूण कोश का उदाहरण है, वो होता कैसे नहीं करता। तो ये जो हुआ है वो नारियल का पानी नहीं तो हुआ है। बता सकते हो? नहीं बता सकते? बता सकते हो। तो केंद्र के भ्रूण कोश समझ में आया कि भ्रूण कोश का केंद्र के विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। इनके बीच रिक्तिका बनने से, रिक्तिका का आकार बढ़ने से ये केंद्र परिधि की ओर चले जाएंगे और परिधि की ओर जाने के बाद इनके बाहर भित्ति का निर्माण होता है तो कोशिका का रूप धारण कर लेता है, कोशिकीय हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूण कोश को कहा जाता है केंद्रकीय भ्रूण कोश। तो ये भ्रूण कोश कहाँ पाया जाता है? नारियल का जो पानी होता है वो केंद्रकीय भ्रूण कोश का ही उदाहरण होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हुआ केंद्रकीय भ्रूण कोश। अब देखो दूसरा टाइप अपन पढ़े कोशिकीय भ्रूण कोश। तो देखो कोशिकीय जो भ्रूण कोश होता है ये केंद्रकीय भ्रूण कोश है। मैं इसका सिंपली डायग्राम बना देता हूँ, आप भी बना लेना अपनी कॉपी में। समझ रहे हो मेरी बात? ताकि आपको याद रहे। अच्छा, कोशिकीय भ्रूण कोश की बात करें तो देखो कोशिकीय भ्रूण कोश क्या होता है कि ये जो भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश का केंद्रक है।
अब केंद्रक में जैसे भी केंद्रक के विभाजन होगा तो केंद्रक दो भागों में बटेगा, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही केंद्र का विभाजन हुआ, तो जैसे ही केंद्र का विभाजन होगा तो केंद्र के विभाजन के साथ साथ भित्ति, ये जो भित्ति है ना, वो भित्ति भी क्या होती है, साथ साथ ही बन जाती है। जिस प्रकार केंद्र का विभाजन होगा उसके साथ साथ ही क्या होती जाती है, भित्ति भी बीच बीच में बनती जाती है। जैसे इन दोनों भागों के बीच ये भित्ति बन गई, इनके बीच में भित्ति बन गई, इनके बीच में ये, इस प्रकार से। तो अपन क्या बोले कि कोशिकीय जो भ्रूणकोश होता है, उस भ्रूणकोश के केंद्रक विभाजन के दौरान केंद्रक में केंद्रीय के विभाजन के साथ साथ ही इनके बीच में क्या, भित्ति का निर्माण होता जाता है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर केंद्र के बाहर भित्ति बन गई तो वो क्या बन गई है, कोशिका बन गई है। तो ये केंद्रक के साथ साथ ही भित्ति बन रही है, तो साथ साथ ही क्या होता जा रहा है, कोशिकाओं का निर्माण होता जा रहा है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कोशिकीय भ्रूणकोश। अब देखो इस भ्रूणकोश की एक विशेषता और होती है कि इस भ्रूणकोश के चारों ओर पाए जाते हैं चुस्कांग। क्या पाए जाते हैं, चुस्कांग पाए जाते हैं। इस भ्रूणकोश के चारों ओर चुस्कांग पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा भ्रूणकोश होता है जिसके चारों ओर चुस्कांग प्रेजेंट होते हैं, चुस्कांग उपस्थित होते हैं। तो आप क्या बताओगे वो कौन सा भ्रूणकोश होगा, वो होता है कोशिकीय भ्रूणकोश। तो कोशिकीय भ्रूणकोश के बाहर क्या होते हैं, चुस्कांग होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये चुस्कांग काम क्या करते हैं कि इस भ्रूणकोश के चारों, यहाँ पे मान लो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं से चुस्कांग क्या करते हैं, पोषण खींचते हैं। क्या खींचते हैं, पास स्थित कोशिकाओं से पोषण खींचते हैं और वो भ्रूणकोश में इकट्ठा करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो इन चुस्कांगों का कार्य क्या है कि भ्रूणकोश के पास स्थित कोशिकाओं से पोषण खींचना होता है। समझ रहे हो मेरी बात की भ्रूणकोश में पोषण को इकट्ठा करना होता है, कि पोषण लेके आना होता है। कौन करेगा, चुस्कांग करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो ये कहाँ पाया जाता है कि नारियल का जो पानी होता है उसके बाहर की ओर देखा होगा आपने, सफेद सफेद कलर का पार्ट, चुटकियां वगैरह देखी होंगी ना। तो वो सफेद कलर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, केंद्रीय कोशिकीय भ्रूणकोश होता है। तो नारियल के अंदर सफेद रंग का सफेद भाग कोशिकीय भ्रूणकोश का उदाहरण है। कोशिकीय भ्रूणकोश का उदाहरण है। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपसे पूछे नारियल का पानी किसका उदाहरण है, तो केंद्रीय भ्रूणकोश का। नारियल का सफेद जो अंदर का भाग है वो किसका उदाहरण होता है, कोशिकीय भ्रूणकोश का उदाहरण होता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो कोशिकीय भ्रूणकोश भी आप समझ गए होंगे। कोशिकीय भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होगा कि जो भ्रूणकोश होता है उसका केंद्रक है, उसमें केंद्र के विभाजन होता है। तो केंद्र के विभाजन के साथ साथ ही इनके बीच में क्या बनती जाती है, भित्ति का निर्माण होता जाता है, जिसके कारण जो केंद्रक होते हैं उनके बाहर भित्ति बन गई तो कोशिकाएं भी साथ साथ बनती जाएंगी। और कोशिकाएं साथ साथ बनने के कारण इसे बोला जाता है कोशिकीय भ्रूणकोश। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, चुस्कांग पाए जाते हैं। ये चुस्कांग काम क्या करते हैं, ये करते हैं इनके पास स्थित कोशिकाओं से पोषण को खींचने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, चुस्कांग करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखो एक कोशिकीय भ्रूणकोश भी होगा। अब अगर अपन बात करें हेलोबियल भ्रूणकोश, जो हेलोबियल भ्रूणकोश होता है वो भ्रूणकोश केंद्रीय भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश दोनों का क्या होता है, मिला जुला रूप होता है कि इसमें भित्ति का निर्माण होता भी है और कुछ भाग में नहीं भी होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। कुछ भाग में होता है और कुछ में नहीं होता। जैसे कोई भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश का क्या है, केंद्रक है। जैसे ही इसके केंद्र का विभाजन होगा, ये दो भागों में बट गया, तो इसके साथ ही क्या होता है, भित्ति का निर्माण। जैसे इसमें भित्ति बनी थी वैसे इसमें भी भित्ति का निर्माण हो जाता है। जैसे केंद्र का विभाजन हुआ, केंद्र की विभाजन होगा तो केंद्र दो भागों में बटेगा तो उनके बीच क्या बन जाती है, साथ ही भित्ति बन जाती है। समझ रहे हो मेरी बात। एक भाग होता है छोटा और एक होता है बड़ा।
समझ रहे हो मेरी बात। जो छोटा जो भाग होता है वो निभाग की ओर होता है और बड़ा भाग होता है वो बीजांड द्वार की ओर होता है। समझ रहे हो मेरी बात। जो छोटा भाग होता है वो निभाग की ओर होगा और जो बड़ा भाग होता है वो बीजांड द्वार की ओर होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखो आगे की बात देखें। अब इनमें दोबारा से इन केंद्रकों में बार बार विभाजन होता जाए, बार बार विभाजन होता जाए और ये अनेक केंद्रकों में विभक्त हो जाए। तो जो बीजांड द्वार की ओर वाला जो बड़ा भाग होता है उसमें केंद्रक के विभाजन के साथ साथ इनके चारों ओर क्या बनती जाती है, कोशिकाओं का निर्माण होता जाता है। इसलिए ये भाग तो दर्शाता है कोशिकीय के समान, इसमें कोशिकाओं के बाहर भित्ति साथ साथ बन रही थी केंद्र के बाहर, और इस वाले भाग में भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो ये किसके समान दर्शा रहा है, केंद्र के भ्रूणकोश के समान दर्शा रहा है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं जो हेलोबियल होता है वो इन दोनों का मिक्स रूप होता है, मिला जुला रूप होता है कि इस भाग में केंद्र के भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश दोनों प्रकार के भ्रूणकोश को देखा जा सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप। तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि हेलोबियल जो भ्रूणकोश होता है वो कैसे बनेगा कि भ्रूणकोश का केंद्रक है उसमें केंद्र के विभाजन होगा, उसके साथ ही क्या बन जाती है, भित्ति बन जाती है, जिससे दो भाग बन जाएंगे, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। जो छोटा भाग होगा वो किधर होगा, निभाग की ओर होगा और जो बड़ा पार्ट होता है वो बीजांड द्वार की ओर होता है। अब बीजांड द्वार और निभाग इन दोनों भागों में भी केंद्र बार बार विभाजन करे तो बीजांड द्वार वाले भाग में तो क्या होता है, साथ साथ भित्ति बनती जाती है। तो ये तो दर्शाता है कोशिकीय भ्रूणकोश के समान। और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें भित्ति का निर्माण नहीं होता, तो वो दर्शाता है केंद्र के भ्रूणकोश के समान। तो इसीलिए बोला जाता है कि हेलोबियल जो भ्रूणकोश होता है वो केंद्र के भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश दोनों का क्या होता है, मिक्स रूप होता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है। समझ गए मेरी बात। तो तीनों प्रकार के भ्रूणकोश आपको समझ में आ गए होंगे कि भ्रूणकोश क्या है, नारीयुग्मक और द्वितीय केंद्रक के मिलने से जिस संरचना का निर्माण हो वो भ्रूणकोश है। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। कौन से, केंद्र के कोशिकीय हेलोबियल। केंद्र के पूछे तो इसमें केंद्र के विभाजन के दौरान अनेक केंद्रक बन जाएंगे, रिक्तिका का आकार बड़ा हो जाएगा, वो परिधि की ओर चले जाएंगे और परिधि की ओर जाने के बाद रिक्ति बन जाएगी। तो वो तो था केंद्र के भ्रूणकोश। अच्छा, ये जो भ्रूणकोश होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, नारियल का जो पानी होता है उसमें क्या, वो कौन किसका उदाहरण होता है, केंद्र के भ्रूणकोश का उदाहरण ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर कोशिकीय भ्रूणकोश की बात करें तो इस भ्रूणकोश में क्या होगा कि केंद्र के विभाजन होगा, उसके साथ साथ ही क्या बनती जाएंगी, भित्ति भी बनती जाएगी। तो केंद्रक होता है उसके भित्ति बनने से साथ साथ कोशिकाएं भी बन जाएंगी। अब कोशिकाएं बन रही है तो इसलिए इसको बोला जाता है कोशिकीय भ्रूणकोश। इसके बाहर क्या होती है, भित्ति भी चुस्कांग पाए जाते हैं। ये चुस्कांग क्या करते हैं, इसके बाहर चारों जो कोशिकाएं हैं उनसे क्या करता है, ये पोषण खींचने का कार्य करता है। कौन, चुस्कांग। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, नारियल के अंदर जो व्हाइट रंग का पार्ट होता है, व्हाइट कलर का जो हार्ड पार्ट होता है उसी को बोला जाता है कोशिकीय भ्रूणकोश का उदाहरण होता है वो। समझ रहे हो मेरी बात। अगली बात करें अपन हेलोबियल भ्रूणकोश की। तो हेलोबियल भ्रूणकोश होता है वो इन दोनों का मिक्स रूप होगा। इसमें भ्रूणकोश का जो केंद्रक है वो केंद्र के विभाजन से 2 भागों में बटेगा, उसके साथ ही उनके बीच क्या बन जाएगी, भित्ति बन जाएगी। एक भाग निभाग की ओर होगा जो छोटा होगा और एक भाग बीजांड द्वार की ओर होगा जो क्या होगा, बड़ा होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब इनके अंदर भी क्या होते हैं, अनेक केंद्रक बन जाएंगे, लेकिन बीजांड द्वार वाला जो बड़ा भाग है इस भाग में केंद्रक के भाग कोशिक भित्ति का निर्माण भी साथ साथ होगा। तो ये तो दर्शाता है कोशिकीय भ्रूणकोश। और नीचे वाला उसमें भित्ति नहीं बनती है तो वो दर्शाता है केंद्रकीय भ्रूणकोश। तो ये भ्रूणकोश के क्या हो गए, टाइप हो गए। अब देखो कि आगे की बात करें कि भ्रूणकोश के कार्य क्या होते हैं। क्या पढ़ें, भ्रूणकोश के कार्य कि भ्रूणकोश से बन तो गया, फिर ये काम क्या आ रहा है, प्लांट में, पौधे में, कहाँ यूज में आ रहा है, ये फिर यूज में नहीं आ रहा तो फिर बनाई क्यों, इसका मतलब कोई ना कोई यूज तो है इसका। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, भ्रूणकोश
के कार्य, क्या पढ़ रहे हो भैया, भ्रूण कोश के कार्य की, जो भ्रूण कोश होता है उसका कार्य क्या होता है। देखो एक बात तो अपन पढ़े कि अपन ने पढ़ा था कि ये अंड कोशिका है और ये दो नर युग्मक थे, क्या थे, नारी युग्मक। ये दो नर युग्मक थे, ये द्वितीय केंद्रक था। एक नर युग्मक मिल गया अंड के साथ और बना लिया युग्मनज। क्या बनाया था, युग्मनज। इस युग्मनज से बना था भ्रूण। अब इस भ्रूण को वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए। क्या चाहिए, पोषण चाहिए। अब ये ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर चूल्हा जलाएगा, मैं खाना पका रहा हूं, मुझे पोषण करना है, कुछ ऐसा नहीं ना। फिर ये पोषण लाएगा कहां से, ये जो द्वितीय केंद्रक है इसमें एक नर युग्मक के मिलने से बना था भ्रूण कोश। क्या बना था, भ्रूण कोश। और ये भ्रूण कोश क्या करता है, इस भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अपन क्या बोलेंगे, ये इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे थे, द्विनिषेचन बोल रहे थे ना, कि एक बार यहाँ हो रहा है निषेचन, एक बार यहाँ हो रहा है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे थे, द्विनिषेचन। तो अपन क्या बोले कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया के दौरान बनने वाले भ्रूण के परिवर्धन के लिए, भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण की वृद्धि के लिए भ्रूण कोश क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या करता है, ये पोषण देने का कार्य करता है। किसको, भ्रूण को। समझ रहे मेरी बात। तो ये भ्रूण को क्या करता है कि भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। तो अपन क्या लिखेंगे कि भ्रूण कोश भ्रूण के विकास के लिए पोषण देने का कार्य करता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखो आगे की बात पढ़े कि दूसरा काम क्या है, एक ही यूज है क्या इसका। दूसरा यूज देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो कोशिकीय भ्रूणकोश होता है इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, चुस्कांग पाए जाते हैं। और ये चुस्कांग क्या करते हैं, पोषण को पास की कोशिकाओं से खींच के भ्रूणकोश को देंगे और भ्रूणकोश इसको पोषण देगा। बात तो वही है, लेकिन थोड़ा सा हटके अपन बोले कि कोशिकीय जो भ्रूणकोश होता है उसके चारों ओर के जो चुस्कांग होते हैं वो पास की कोशिकाओं से पोषण को खींचने का कार्य करते हैं। तो भ्रूणकोश में क्या रहता है, पोषण इकट्ठा रहता है। क्या रहता है, पोषण इकट्ठा रहता है। तो पोषण को इकट्ठा करने का कार्य भी करते हैं। ये क्या कर रहा है, यहाँ से पोषण ला रहे हैं, इस पोषण को रखे कहाँ, कोई गोदाम बनाएंगे क्या, नहीं ना, कहाँ लेके आएंगे, भ्रूणकोश में। तो अपन क्या बोले कि कोशिकीय भ्रूणकोश के चारों ओर पाए जाने वाले चुस्कांगों द्वारा लाया गया पोषण भ्रूणकोश में ही क्या होता है, इकट्ठा होता है। समझ रहे मेरी बात। तो भ्रूणकोश क्या करता है, पोषण इकट्ठा करने का कार्य भी करता है। अब देखो तीसरा कार्य अगर अपन पढ़े, तीसरा कार्य क्या होता है कि जब बीज का अंकुरण होगा, जब आप खेतों में गिल्ली मिट्टी में बीज को चुभोगे तो बीज को दबाओगे गिल्ली मिट्टी में, तो बीज से क्या होगा, नया पौधा विकसित होगा। उसको बोलते हैं बीज का अंकुरण। क्या बोलते हो, बीज का अंकुरण, उसे बोलते हैं बीज का अंकुरण। अब देखो जैसे ही बीज का अंकुरण होता है, ये कोई बीज था, इस बीज का अंकुरण होगा तो एक तो ऊपर की ओर संरचना निकलती है और एक नीचे की ओर निकलती है। ऊपर वाले से तो क्या होता है, पर्रो है यानी तने का विकास होता है, और नीचे वाले से जड़ निकलती है। समझ गए। तो बीज अंकुरण के दौरान भी इस भ्रूण को क्या चाहिए, पोषण चाहिए। तो वैसे तो ये पोषण लेता कहां से है, बीज पत्रों से लेता है। कहां से लेता है, ये बीज पत्रों से लेता है, लेकिन कुछ मात्रा में पोषण भ्रूणकोश भी उपलब्ध करवाता है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीज अंकुरण के दौरान भ्रूणकोश को कुछ मात्रा में पोषण देने का कार्य भी कौन करता है, भ्रूणकोश ही करता है। समझ गए मेरी बात। तो ये भ्रूणकोश के क्या हो गए, कार्य हो गए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भ्रूणकोश के कार्य बताओ, तो आप क्या बताओगे कि भ्रूणकोश विकसित और विकास हो रहे भ्रूण को या परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। कोशिकीय भ्रूणकोश में पाए जाने वाले चुस्कांगों द्वारा लाया गया पोषण भ्रूणकोश में ही
इकट्ठा रहता है। समझ गए मेरी बात। तीसरा कार्य, बीज अंकुरण के दौरान बीजों के अंकुरण में भ्रूण को जो पोषण चाहिए वो भी कुछ मात्रा में भ्रूण कोश ही उपलब्ध करवाता है। समझ गए मेरी बात। तो ये हो गए भ्रूण कोश के कार्य। समझ गए मेरी बात। अब देखो आगे का टॉपिक अपन पढ़े कि भ्रूण है, ये भ्रूण जो बना था, इस भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है, ये भ्रूण बनता कैसे, इसका विकास कैसे होता है, भ्रूण बनने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए मेरी बात। तो अब आपसे विदाई लेने का समय हो गया है। नेक्स्ट बात अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय।